राजस्थान के भौतिकी प्रदेश का वर्गीकरण व्यक्तिगत आधार पर और भौगोलिक कारणों के आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा। याद कैसे रखना है? व्यक्ति होता है वो बहुत चतुर होता है, वेरी चतुर। व्यक्ति क्या होता है? वेरी चतुर। तो वेरी चतुर से क्या हो गया? वीसी से वेरी चतुर, वीसी मिश्रा। कितने भागों में बांटा है? 6 आ रहा है तो 7 भागों में बांट दिया। 6 से क्या करना है? 7 भागों में बांट दिया। अब डिवाइडेशन कैसे किया है? देखो, व्यक्ति हर चीज़ को बंटवारा करता है तो आधा आधा बांटता है ना। जैसे घर के अंदर अपन अलग होते हैं तो हर चीज़ को आधा आधा बांटते हैं ना, तो व्यक्ति हर चीज़ को आधा आधा बांटता है। जैसे अरावली है, अरावली के इस साइड में 3 भाग हो गए और इस साइड के अंदर भी 3 भाग हो गए, 3 इधर 3 उधर। अब इसको याद रखने के लिए क्या करना है? 3 उधर हो गए और 3 इधर हो गए। इसके अंदर इधर हो गया शुष्क और शुष्क, मरुस्थल के पार्ट हो गए शुष्क और अर्धशुष्क। और नहरी प्रदेश ऊपर वाला है ही, नहरी प्रदेश ऊपर वाला हो गया। नहरी प्रदेश कौन सा हो गया? ऊपर वाला नहरी प्रदेश हो गया। और इधर अरावली के इस साइड में 3 पार्ट हो गए। इधर पूर्वी मैदानी प्रदेश पता है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, फिर चंबल बीड़ आ जाता है। भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण। भौगोलिक कारक कौन से लिए हैं जिनके आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण किया गया है? ऊंचावच और जलवायु। ठीक है ना। राजस्थान भाई अरावली है तो ऊंची नीची अरावली पर्वतमाला। भाई जलवायु, भाई राजस्थान की जलवायु कैसी है? अनियमित। तो राजस्थान की जलवायु के आधार पर राजस्थान में एक तो जलवायु का प्रभाव होता है, एक ऊंचाई, अरावली ऊंचाई हो गई, जलवायु का प्रभाव जैसे मरुस्थल के ऊपर पड़ता है, जैसे कभी उधर बरसात होती है, अनियमित अविखंडित वर्षा होती है अपने राजस्थान में। तो ऊंचावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण किया गया है। ऊंचावच के आधार पर जलवायु है सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है? भाई उधर मरुस्थल को प्रभावित करती है। मरुस्थल सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करेगी? जलवायु मरुस्थल को। तो जलवायु के आधार पर किसका हो गया? मरुस्थल। और ऊंचावच के आधार पर किसके हो गए? ऊंचावच। ऊंचाई से याद रख लो, ऊंचाई ऐसे याद रखना है। ऊंचाई के अंदर 3 पार्ट लिए गए हैं, 1 2 3। सबसे बड़ा वाला पार्ट किसका है? मरुस्थल। मरुस्थल क्या है भाई? मरुस्थल जलवायु से प्रभावित है। मरुस्थल के अंदर अरावली वगैरह है, उधर पहाड़ी वगैरह क्षेत्र है नहीं, तो जलवायु के आधार पर कौन सा प्रभावित हो गया? सबसे बड़ा। ठीक है ना। जलवायु के अंदर 4 वर्ड है भाई, इसके अंदर 3 वर्ड है। ऊंचाई के अंदर ऊंचावच मतलब ऊंचाई याद रख लो, ऊंचाई के आधार पर 3 और जलवायु के अंदर 4 वर्ड है। ठीक है ना। तो 3 कौन कौन से पार्ट हो गए? अरावली, हाड़ौती, मैदानी, ये टोटल 4 मान लो। बच गया कौन सा? मरुस्थल। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा हो रहा है भाई? सबसे बड़ा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा तो मरुस्थल का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल, तो जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होगा? मरुस्थल। अब इनका क्षेत्रफल याद रखना है। 61.11 तो आपको याद रखना है, इधर इसकी जनसंख्या भी याद रखनी है। ठीक है, नहीं तो याद करना ही है। तो 61.11 तो लगभग याद है। इसके साइड में लिख लो 2/3। ये 2/3 भी दे देता है ऑप्शन के अंदर पर स्टेटमेंट वाले में। तो 61.11 है, 6 से शुरू होके 6 पे खत्म। आप आपको कन्फ्यूजन करेगा ये इसी रेंज में लिखना है। आपको कैसे लिखना है? इस रेंज के अंदर कैसे याद रखना है? पहले तो सबसे बड़ा है, फिर छोटे में बड़ा, फिर सबसे छोटा। कैसे याद रखना है? सबसे बड़ा, सबसे बड़े पार्ट कौन से हैं भाई? मैदान वाले पार्ट सबसे बड़े हैं, हमको पता है भाई। ये याद रख लो, मैदान वाले पार्ट बड़े हैं, पत्थर वाले पार्ट छोटे हैं। तो मैदान वाले पार्ट सबसे बड़ा कौन सा आ गया? मरुस्थल। मरुस्थल सबसे बड़ा, फिर पत्थर वाले छोटे हैं तो छोटे में बड़ा अरावली हो गया, फिर मैदान बड़ा आ गया, फिर हाड़ौती। ये ऐसे याद रखना है दिमाग के अंदर। 61.11 है, इधर अरावली, अरावली के पास लिख लो आप श्रेणी। अरावली क्या है? एक पर्वतीय श्रेणी है, तो 9 से 9%। ठीक है ना। मैदान को कैसे याद रखना है? पूरी मैदान को, पूरी मैदान को आपको याद रखना है भाई। पूरी मैदान को द आ रहा है, द से 2 याद रख लो, 2 3 हो गए। हाड़ौती कैसे याद रखना है? 6 से शुरू, सबसे बड़े वाला 6 से शुरू, सबसे छोटे वाला 6 पे खत्म। ठीक है ना। 61.11 6.89। इधर जनसंख्या, ये 40% आपको याद रखनी है। ठीक है, 40% या 1/4, 40% हो गया। तो इधर अरावली वाली जनसंख्या कैसे याद रखनी है? 9 से 10 हो गई। ठीक है ना। बड़े वालों की कैसे याद रखनी है? 40 याद रखना है, फिर 40 से कम 39, छोटे मरुस्थल से छोटे वाले पार्ट में। मरुस्थल छोटा कौन सा है? मैदान। फिर उसके बाद अरावली, अरावली क्या है? छोटे से बड़ा, तो 9 से 10 हो गई। और उधर हाड़ौती 11, 10 से 11। पहले 40 से 39, 10 से 11, एक बार एक कम हुआ है, एक बार एक बढ़ा है, ऐसे याद रख लो। अभी क्या करना है आपको? 10 से 11 होगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रदेश के अंदर सबसे कम जनसंख्या निवास करते हैं? इसके अंदर हाड़ौती ऑप्शन होता है। हाड़ौती के अंदर कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, अगर उसका क्षेत्रफल कम है तो जनसंख्या भी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अरावली एक पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ों के ऊपर तो लोग कम रहते हैं, इतना याद रख लो ना। ये तो फिर भी पथरीला ही तो है। उधर हाड़ौती के अंदर मैदान भी है, पथरीला भी है। ठीक है ना। तो इधर तो जनसंख्या रहती है, अरावली के अंदर जनसंख्या कम रहती है। ठीक है। अब जिले कैसे याद रखने हैं? आपको मरुस्थल वाले जिले याद रखने हैं। कर्म आपको ये याद हो गया, मरुस्थल सबसे बड़ा, अरावली, फिर पूर्वी मैदान, हाड़ौती। फिर क्या कैसे याद रखना है आपको? जिले 61.11 है, 11 से 12 जिले, फिर 12 से 13 हो गई अरावली के अंदर, फिर 3 कम कर देना है, -3। ठीक है ना। 10 7। अब मिट्टी कैसे याद रखनी है? मैं मरुस्थल के अंदर रेतीली बलुई अपनी याद रहती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश पर्वतीय और वनीय हो गई। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की कैसे याद रखनी है? जैसे मैदान है, मैदान के अंदर अपन खेती करते हैं, उधर खेती के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो जलोढ़ हो गई। और जल के अंदर क्या रहते हैं? काछुए वगैरह जल के अंदर, ऐसे याद रख लो भाई। काछुए होते हैं ना, जो काछुए होते हैं वो किस में रहते हैं? जल में।
हाड़ौती, हाड़ौती कैसे याद रखना है आपको? हाड़ौती के अंदर अपन कैसे याद रखते हैं? हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ऐसे बोलते हैं ना। तो कोटा से काली मिट्टी, ठीक है। अब इनकी जलवायु, जलवायु कैसे याद रखनी है? मरुस्थल, मरुस्थल को अपन डिवाइडेशन करते हैं, शुष्क, अर्धशुष्क। मरुस्थल वाली याद हो गई। अरावली बीच में है, मध्य में। तो अपन एक तो बोलते हैं शुष्क, आदर, और बीच वाला कैसा हो गया? उपादर। ये बोलते हैं ना भाई, अरावली बीच में है भाई, राजस्थान के बीच में अरावली है, ये बीचों बीच निकल रही है अरावली। तो ये क्या हो गया? शुष्क इधर, आदर, बीच वाले को अपन क्या बोलते हैं? उपादर, ठीक है। फिर हाड़ौती वाला अपन को पता है, अति आदर हाड़ौती वाला, कोटा, बूंदी, उधर बरसात नदी वगैरह भी है। अब आगे उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, इसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। इसका निर्माण काल अपन ने याद किया था, सागर, टेथिस सागर। सागर के अंदर जल होता है, जल की जरूरत कहाँ पड़ती है? मैदानों में। तो मैदान कौन कौन से याद किए थे? मरुस्थल वाला और पूरी मैदान। मैदान वाले पार्ट किससे बन रहे हैं? टेथिस सागर से। अब इसका काल पूछा जाता है तो टेथिस से टर्सरी काल, ठीक है ना। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल है, पै से प्लेस्टोसिन काल। तो टै से टर्सरी, टर्सरी काल, और प्लेस्टोसिन काल पै से। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? हेलोसिन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000। ये तो आपको याद रह जाएगा, सीधा है 1,75,000, ठीक है। इसकी लंबाई, लंबाई कैसे याद रखनी? इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11। तो 6 लगभग 600 के, ठीक है। जनसंख्या कितनी निवास करते हैं? 40। तो 6 इधर लेना है और 40% जनसंख्या वाला हो गया, 640 हो गए। चौड़ाई हाफ, ऊंचाई लगभग हाफ, ठीक है। याद हो गया। क्षेत्रफल 1,75,000 और 2/3 ऐसे हो गया। मरुस्थल का ढाल, उत्तर पश्चिम मरुस्थल या थार के मरुस्थल का ढाल कैसे याद रखना है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अपन को अरावली का ढाल तो सभी को याद रहता है, लगभग कोई स्टूडेंट को अरावली का ढाल, अरावली तो अपन ऐसे सीधी जाती है, पता है, ठीक है ना। अरावली ऐसे जाती है सीधी। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अरावली का ढाल है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो यहाँ लिख रहे हो अरावली के विपरीत, अरावली के विपरीत। अरावली के विपरीत ढाल किसका है? मरुस्थल का। अब इसमें आगे इसके अंदर नदियाँ दे रखी हैं, एक तो घग्गर नदी का बहाव है, एक लूनी नदी, ठीक है ना। पश्चिम मरुस्थल में एक तो घग्गर नदी बहती है, एक लूनी नदी। मुख्य नदी लूनी और घग्गर दो ही हैं। फिर अरावली, ये लंबाई और चौड़ाई निकाल रखी है क्रम में मरुस्थल की, अरावली के क्रम से। अब मरुस्थल का हमको अध्ययन करना है, कैसे याद रखना है? अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। हमको पता है शुष्क और अर्धशुष्क। मरुस्थल कैसा है? शुष्क और अर्धशुष्क। अब शुष्क वाला पार्ट तो ज़्यादा वगैरह हमको पता है, अपने बरसात कम होती है, मरुस्थल पूरा सूखा रहता है। तो सूखे वाला पार्ट 1 लाख के लगभग हो गया, ये 75,000 के लगभग। ये 0 से 25 स्टार्ट होकर 25 से 50 सेंटीमीटर अर्धशुष्क के अंदर। ये यहाँ तक तो लगभग याद रह जाता है। अपन को कन्फ्यूजन क्या आता है? इसको तो राठी प्रदेश बोलते हैं शुष्क को, इसको बांगड़ प्रदेश बोलते हैं। राठी को कैसे याद रखना है? शुष्क। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? से, ऐसे लिखते हैं। तो अपन इधर राठी हो गए ना, तो ये कैसे याद रखना है? स है, यहाँ पर अपन को रा लिख के राठी हमेशा याद रहेगा, नहीं बोलोगे कभी। राठी प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ राठी गाय पाई जाती है। अब शुष्क मरुस्थल, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अब निपट गया 0 से 25 सेंटीमीटर। इसे भी 2 भागों में बांटते हैं शुष्क को। शुष्क है भाई, शुष्क है वहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी, और जहाँ पर कुछ कुछ प्रदेश में मिट्टी नहीं पाई जाएगी तो मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश। इसको ऐसे रख लो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पर प्लस, ठीक है ना। तो प्लस वाला पार्ट तो यार ज़्यादा होगा, प्लस है तो प्लस वाला पार्ट ज़्यादा, युक्त और मुक्त। माइनस से ही एग्जाम में कन्फ्यूजन कर देता है, अब ये कौन सा ज़्यादा वाला है कौन सा कम वाला है, दोनों ऑप्शन पूछता है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना होगा? 41.5, 58.5, ये दोनों तो अपने याद रह जाता है। जहाँ मुक्त और युक्त के अंदर अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो युक्त और मुक्त को कैसे याद रखना है? मुक्त के अंदर तो मुक्त कर दो, माइनस कर दो, और इधर प्लस, तो प्लस वाला ज़्यादा, माइनस वाला कम। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ऐसे क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। भाई बालू का स्तूप क्यों नहीं पाए जाएंगे? भाई मरुस्थल के अंदर तो वहाँ पर जो पथरीला मरुस्थल होगा, कुछ कुछ पत्थर होंगे छोटे मोटे, तो पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमदा कहते हैं, ठीक है ना। पत्थरों से क्या बनता है? पहाड़ बनता है ना पत्थरों से, तो है से हमदा। पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? हमादा। हो गया। हमादा का विस्तार कैसे याद रखना है? हमादा का विस्तार कहाँ मिलेगा? हमेशा बड़े क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों में, हमेशा बड़े क्षेत्रों में हमदा का विस्तार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सेकंड नंबर पे क्या था? आपने कैसे याद किया था क्षेत्रफल वाले? जे। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। आप बोलोगे बीकानेर, इसके अंदर बीकानेर से कन्फ्यूजिंग हो जाओगे बाड़मेर की जगह। तो बीकानेर कैसे याद रखना है? बीकानेर, बीके और बीडी। तो डी के अंदर डेजर्ट आ रहा है ना, डी से डेजर्ट लिख लो, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या था? रेगिस्तान। तो बाड़मेर में क्या है? रेगिस्तान है, डी से डेजर्ट। तो बाड़मेर के अंदर क्या है? डेजर्ट नहीं है, ठीक है ना। और सेकंड वाला बीके, ठीक।
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वही तो मुक्त हो गए। मैंने सवाल बताया था आपको, माइनस का चिन्ह से कितना है 41.5। तो पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिसे हमादा कहते हैं। तो पत्थर क्या होते हैं, पहाड़ से बनते हैं, पहाड़ तो है से हमादा। हमादा का विस्तार ऐसे याद कर लो, क्षेत्रफल में जो सबसे बड़े जिले, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ऐसे याद रखते हैं। तो बीकानेर के अंदर डेजर्ट है और बाड़मेर में नहीं है। तो जैसलमेर वाले पार्ट कैसे याद रखने हैं अपन को, रे से रामगढ़, ठीक है, ले से लोधरवा, रामगढ़ और लोधरवा याद हो गया। जोधपुर फ्लोदी अब जिला बन गया तो फ्लोदी आ जाएगा भैया, ठीक है, जोधपुर में थोड़ा बहुत होगा। अब अगला, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश प्लस वाले, जहाँ पर क्या है, इसका अर्थ क्या है, जहाँ पर पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव, निक्षेपण का अर्थ क्या होता है, जमाव, तो उसे निर्मित शिलाकृति को बालू का स्तूप कहते हैं। इसमें क्या होती है, पवन चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, निक्षेपण जमाव होना चाहिए, जिससे क्या बन जाएगा, बालू का स्तूप। भाई मिट्टी उड़ के आएगी पवन के साथ, एक जगह जम जाएगी, ऐसे टीला सा बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, बालू का स्तूप। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। मतलब ऐसे याद रख लो, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। यानी क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वहाँ पर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में, ठीक है। तो सभी प्रकार वाले जोधपुर में, और सर्वाधिक आ जाए तो जैसलमेर, फिर सभी प्रकार के जोधपुर आपको याद रखना है। बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, पैराबोलिक, परवलौकिक, सिप, तारानुमा, सब्रकाफी, काफीस, नेटवर्क बालू का स्तूप। बस अपने ये लगभग 8 हैं, अपन को 8 याद रखना है बस, ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे, अपना आगे याद करेंगे। अब देखो, बरखान कैसे याद रखना है, अर्धचंद्राकार, इसका किस प्रकार का है, अर्धचंद्राकार आकृति होती है। तो इसको कैसे याद रखना है, खान होती है, फिर खान होती है ना, माइंस, उनको खान बोलते हैं। तो खान के अंदर क्या निकलते हैं, हीरे, हीरे हीरे चमकते हैं ना चंद्रमा की तरह, हीरे चंद्र की तरह चमकते हैं, चंद्रमा की तरह। फिर बरखान कैसे याद रखना है, अर्धचंद्राकार आकृति है, तो खान जो माइंस होती है, खान के अंदर हीरे निकलते हैं, हीरे चंद्रमा की तरह चमकते हैं, तो अर्धचंद्राकार हो गया, याद हो जाएगा। पवन विमुख ढाल इसका कैसा है, अवतल, पवन उत्तर, अंदर वाला ढाल कैसा है, अवतल। तो अंदर वाला ढाल कैसे याद रख लो, ऐसे अवतल, और ऊपर वाला ऊ से उत्तर, अंदर वाला अवतल, ऊ से उत्तर वाला, ऐसे अंदर वाला अवतल, ऊ से उत्तर वाला उत्तल। पवन विमुख होते ही हैं ये, चौड़ाई ऊंचाई वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो उसे निर्मित शिलाकृति को बरखान कहते हैं। अपना आ गया, खान से याद कर लिया था, चंद्रमा की तरह चमकता है, हीरा निकलता है। अब बरखान कहाँ पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र के अंदर, वो भी मुख्य रूप से भालेरी गांव, ये क्वेश्चन आ चुका है एलडीसी के अंदर। तो कैसे याद रखना है, बी से बी भालेरी, ठीक है ना, बी से बी भालेरी, भालेरी कहाँ पड़ता है, चूरू में, चूरू कहाँ पड़ता है, शेखावटी में। बी से भालेरी, तो बी सी, अगला कौन सा है, सी, तो चूरू के अंदर पड़ता है, चूरू कहाँ पड़ता है, शेखावटी क्षेत्र के अंदर। अब इसके अंदर और क्या याद रखना है, ये सर्वाधिक गतिशील है, ये अपन को पता है, सबसे ज़्यादा मरुस्थल का कारण यही है, बरखान सर्वाधिक गतिशील, स्थानांतरित होते हैं, मरुस्थल में इनका योगदान अधिक है। मरुस्थल सबसे अधिक फैलाते हैं, मरुस्थल सबसे ज़्यादा कौन फैलाते हैं, मिट्टी को सबसे ज़्यादा कौन बखेरते हैं, ऐसे याद रख लो, मिट्टी को बखेरते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे गतिशील हो गए, तो वैसे बखेरते हैं किसको, मिट्टी को, स्थानांतरित हो गए, और मरुस्थल में सर्वाधिक योगदान हो गए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप कनेक्ट करके और इनको याद रख सकते हो। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ कैसे याद रखना है, इसके अंदर से आ रहा है ना, तो ये समकोण हो गया, ठीक है, समकोण की तरह। जब पवन का मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है, जब मिट्टी का निक्षेपण कैसे होगा, जमाव समकोण, अनुप्रस्थ ऐसे समकोण पर, ठीक है, सही से समकोण याद हो गया। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। अनुप्रस्थ कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में, और सर्वाधिक स्थिर बालू का स्तूप है। तो सही से क्या रखना है, समकोण, सही से क्या रखना है, स्थिर। कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में। अनुप्रस्थ कैसे याद रख लो, अनूपगढ़, ये सोच लो कि अनूपगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अनूपगढ़ कहाँ पड़ता है, अनूपगढ़ कहाँ पड़ता है, गंगानगर में। तो यहाँ पर बीकानेर की जगह बीकानेर संभाग भी लिख सकते हो, बीकानेर संभाग, इतना चल जाएगा, सर्वाधिक बीकानेर में और बीकानेर संभाग याद करने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर एग्जाम में आप दोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। अनुदैर्घ्य और रेखीय, पहली बात तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है इसका नाम के अंदर, अनुदैर्घ्य और रेखीय के अंदर। अनुदैर्घ्य लास्ट में क्या आ रहा है, रे आ रहा है ना, अनुदैर्घ्य, ये के ऊपर रे की मात्रा है, इससे क्या आ रहा है, रे, तो रे से क्या हो गया, रेखीय, ठीक है ना। मिट्टी की दिशा के समांतर होता है, अपन रेखा खींचते हैं, अनुदैर्घ्य से रेखा याद रखना है, रेखा अपन ऐसे समझ लो, रेखा अपन पहले ऐसे खींचते हैं, ठीक है, उससे क्या हो गया, समांतर। कैसी रेखा हो गई, ये समांतर रेखा, तो पवन की दिशा के समांतर होता है, तो रे के बालू का स्तूप हो गए।
सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। इसको कैसे याद रखना है? अनुदैर्घ्य कैसे याद रखना है? दैर्घ्य। एक की दो मात्रा है ना भाई, एक की दो मात्रा है ये, एक की दो मात्रा। तो जैसलमेर के अंदर भी एक की दो मात्रा, एक की दो मात्रा। तो जैसलमेर के अंदर भी एक की दो मात्रा। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। ये बालू का स्तूप लोनी, जवाई, घग्गर बेसिन के आस पाए जाते हैं। भाई लोनी नदी, घग्गर नदी और मरुस्थल में पाए जाते हैं। उसके आसपास कौन से पाए जाते हैं? देखिए भाई नदी कैसे बहती है यार, तुम नदी ऐसे देख लो कि नदी एक रेखा के अंदर बहती है। भाई नदी ऐसे तो बहती है सीधी रेखा के अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे। ये नदी ऐसे बह रही है अपने रेगिस्तान में सीधी रेखा की। तो कौन कौन सी नदी है? घग्गर है, जवाई है और उधर लोनी नदी। लगभग 3 नदी तो मुख्य हैं रेगिस्तान की, लोनी, घग्गर, जवाई। फिर पैराबोलिक प्रवलोभिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक को कैसे याद रखना है? वैसे पैराबोलिक को अपन कैसे याद रखना है? पैराबोलिक को याद रखने के लिए क्या करना है? पैराबोलिक प्रवलोभिक बालू का स्तूप। बरखान के विपरीत है ना ये, तो वैसे बरखान के विपरीत हो गया। स्तूप बरखान के विपरीत हेयर पिन आकृति में होते हैं, मतलब हेयर पिन, बालों की पिन के समान। तो यहाँ पर बालों की पिन लिख लो, हेयर की जगह। हेयर का मतलब क्या होता है? बाल। तो इसका तो सीधा ही हो गया, वैसे बरखान के विपरीत, वैसे बालों की पिन की आकृति में बनते हैं। पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि इनका विस्तार सभी मरुस्थल जिलों में। आपको इसके अंदर 4 क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक बालू किस जिले में पाए जाते हैं? जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। कौन सा है? जैसलमेर। सभी प्रकार के जोधपुर में, ठीक है ना, सभी प्रकार के जोधपुर में। और सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक, पैराबोलिक वाले सर्वाधिक, ठीक है, क्योंकि इनका विस्तार सभी मरुस्थल जिलों में। अब इसके अंदर ऑप्शन आता है इनका विस्तार सभी जिलों में है। अपन को याद रखना है मरुस्थल जिलों में है। बालू के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय जिलों में। ये ऑप्शन के अंदर हर बार कंफ्यूजन यही करता है कि स्टेटमेंट दे देता है पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होते हैं वो सभी जिलों में पाए जाते हैं। नहीं, वो सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। इतना यहाँ पर बिल्कुल भी आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। कन्फ्यूजिंग यहाँ पर कन्फ्यूज होता है एग्जाम के अंदर, वो सर्वाधिक वाले में और यहाँ पर। सीप बालू का स्तूप, सीप को याद करना है आपको। सीप, सीप को कैसे पढ़ना है? सीप। सीप कैसे हैं? बरखान की एक भुजा आगे बढ़ जाती है। सीप बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, ठीक है ना। सीप से कैसे? बरखान की एक भुजा आगे की तरफ बढ़ जाती है। सीप, सीप की जगह सीप, पैप है, भय आता है ना, फै के बाद भय आता है तो भुजा। तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, ठीक है ना। बालू का स्तूप कहलाता है। समकोणीय बालू का स्तूप समानांतरीय। वह रेखा अपन ने पढ़ा था अनुदैर्घ्य रेखी। तो सिप, सिप कैसे हैं? बालू का स्तूप है, समांतर है, अनुदैर्घ्य के बराबर है। कैसे हैं भाई? बरखान की एक भुजा आगे की तरफ बढ़ गई तो वो समांतर हो गए ना भाई। बरखान इस तरह के बनते हैं, और बरखान की एक भुजा ऐसे बढ़ गई तो ऐसे बन जाएंगे ना, समांतर हो गए ना। तो बरखान की एक भुजा तो अनुदैर्घ्य रेखी कैसे हो गई? सिप वाले, अनुप्रस्थ और बरखान और पैराबोलिक, तीन हो गई। ये पैराबोलिक कौन सा हो गया? वैसे क्या दिया था? बरखान के विपरीत, बरखान के विपरीत और बालों के पिन के समान। और सर्वाधिक मरुस्थलीय, सर्वाधिक राजस्थान में यही पाए जाते हैं। और सभी जिलों में नहीं, सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। भाई बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय जिलों में। तो सभी जिलों वाला तो ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा आपका, सभी मरुस्थलीय जिलों वाला ऑप्शन होगा। अनुप्रस्थ, ठीक है ना, इससे क्या है? समकोण, स्थिर, ठीक है। अनुगढ़, गंगानगर और बीकानेर संभाग में। बरखान, बरखान खान के अंदर अर्धचंद्राकार वाले, ठीक है ना। और पैराबोलिक वाले अपने याद हो गए थे। और अनुदैर्घ्य जैसलमेर में सर्वाधिक सिर्फ। और बरखान वाले वैसे क्या किया था? भालेरी, भालेरी चूरू शेखावाटी के अंदर। तारानुमा बालू का स्तूप, तारा कैसा होता है भाई? तारा इस टाइप का होता है। तो तारे के अंदर कम से कम भी अपन देखते हैं, तारे के अंदर कम से कम बनाने के लिए तो ये तारा बनेगा, इसके अंदर कम से कम 2-3 भुजा तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी बन जाएगा तारा, पहले 2 भुजा के अंदर तारा थोड़ी बन गया। तो इसके अंदर कम से कम भी तारा बनाने के लिए अपन को कितनी भुजा चाहिए? 3, तभी दिखेगा तारा। तो इसके अंदर कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजा वाले स्थान तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं। तारा, इसको ऐसे तारा प्लस में अनुमा, इसका संधि विच्छेद कर लो, तारा प्लस में अनुमा। तो ऐसे याद रख लो, अनियमित अनुमान, अनुमान से क्या करो? अनियमित हवाओं से, हमेशा ऐसे याद रखना है। अब तारानुमा, इसका संधि विच्छेद तारा प्लस में अनुमा, तो अनियमित हवाओं के कारण निर्माण। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में, सूरतगढ़ में और बीकानेर में। कैसे याद रखना है आपको? भाई तारा होता है वो खूबसूरत होता है ना, तो तारा कैसा होता है? खूबसूरत। सूरत होता है, तारा कैसा होता है भाई? सूरत होता है, मतलब खूबसूरत होता है। तो सूरतगढ़, ये क्या रखना है? सूरतगढ़, गंगानगर वाला और जैसलमेर और बीकानेर। सबर काफिस, काफिस, सबर काफिस क्या होते हैं? सबर ये झाड़ी होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना सबर काफिस, मतलब ऐसे झाड़ी, सबर काफिस। ये वर्ड आपका ऑटोमेटिक सट जाएगा, सबसे अलग है। मरुस्थल में झाड़ियों के पास रहने छोटे बालू का स्तूप को सबर काफिस कहते हैं। छोटे बालू का स्तूप सबर काफिस। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं भाई? सबर काफिस। तो सबर काफिस से याद रख लो, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों में। सह से क्या हो गया? सह से क्या हो गया? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों में।
सह से सर्वाधिक बड़े क्षेत्रफल वाले जिलों में कौन से हो गए? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। सबर काफिज, काफिज ये झाड़ियों से आप अलग ही वर्ड हो जाएगा याद। जिन बालू का स्तूप को नेबखा भी कहते हैं, सबर, नेबखा, ठीक है ना। इनको नेबखा सबसे दोनों अलग वर्ड है, दोनों अलग वर्ड वाले कौन से गए? सबर और नेबखा। नेटवर्क, बालू का स्तूप, एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप नेटवर्क, जैसे नेटवर्क बनाते हैं अपन कहते हैं नेटवर्क बना हुआ है, बच्चों बोलते हैं नेटवर्क बनाते हैं, ऐसे एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। वही सर्वाधिक मैं नेटवर्क वाले सबसे बड़े जिलों में नेटवर्क कहाँ फैला हुआ है? मैं सबसे बड़े जिले होंगे सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया।